विशिष्ट जनों का, वरिष्ठ जनों का स्वागत करें राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन की ओर से। माननीय गुरु जी और राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन की राष्ट्रीय संचालक विकास की तरफ अग्रसर हैं और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमको ये अवसर बहुत जल्द मिला कि हम यहाँ पर राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के लोगों का स्वागत कर सके। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि आपको कोई शिकायत का मौका न मिले और इस धरती से, इस प्रदेश से हम व्यवस्था परिवर्तन हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर यहाँ से हम आगे बढ़ने का संकल्प लेकर जाएं और कुछ आज से बेहतर कर सके तो मैं अपने आप को और यहाँ की जो बॉडी है, यहाँ का जो कार्यकर्ता वर्ग है, उनको मैं उसको सार्थक समझूंगा। आप सब यहाँ पर आए, आप सब लोग यहाँ पर बैठ करके इस देश को आगे बढ़ाने का, व्यवस्था के परिवर्तन का संकल्प लेंगे। इस संकल्प को पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। आप सबका पुनः मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप कोई त्रुटियाँ यहाँ पर हो गई हों या होंगी तो उसके लिए हम सब लोगों को क्षमा करें, क्योंकि हमारे पास अभी कार्यकर्ताओं की बहुत संख्या नहीं है। हम सीमित लोगों के बीच में इस कार्यक्रम को करने की कोशिश कर रहे हैं, तो त्रुटियाँ होना स्वाभाविक है। इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ और इस बात की आशा करता हूँ कि राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन रायपुर से कोई इस देश को संदेश देने में सक्षम होगा। धन्यवाद। जय भारत। और साथियों, एक प्रकार से राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन का एक पड़ाव हम पार करने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन यह बैनर मई 2004 में जब ऐसी परिस्थितियां बन गई थी कि एक विदेशी मूल की महिला इस देश के प्रधानमंत्री पद पर आरूढ़ हो जाएंगी, तो उस समय उस बात का विरोध करने के लिए आदरणीय गोविंदाचार्य जी के नेतृत्व में दिल्ली में एक धरना हुआ और वो दिन 15 जून 2004 था। उस धरने के लिए जो बैनर का उपयोग किया गया, तब तक संगठन बना नहीं था, लेकिन एक दिन पहले कल धरना हमको करना है, कल से आंदोलन प्रारंभ करना है, तो उसका बैनर कुछ होना चाहिए। तो किस बैनर पर किया जाए? तो उसमें एक निर्णय हुआ कि नया बैनर लाया जाए, और चूंकि देश की स्वाभिमान का प्रश्न है, अगर विदेशी मूल की महिला इस देश की प्रधानमंत्री बन जाती है तो इस देश का स्वाभिमान और ठेस अपना सुझाव रखेंगे। और ये अनुपस्थिति ही आपकी उपस्थिति को छीन सकता है। आप नारी शक्ति, महिला शक्ति, देवी शक्ति, ये सब बात करते हैं, पर प्रैक्टिकल में हम कहीं, तो मेरा एक सुझाव है, आप इस सुझाव में आपको सोचिए। 6 जिले में गठन हो चुका था, लेकिन फिर भी उसको कुछ बदलाव की स्थिति दिखती है। तो 14 सप्ताह में मैं 14 जिले का प्रयास करूँगा
14 संयोजक और उनकी कार्य समिति बनाने के बाद और लगभग कोशिश से रहेगी कि तहसील में भी संयोजक हो जाए और 14 सप्ताह मतलब 3.5 महीना का एक समय दे देगा और उसके बाद पूरा मालवा प्रांत का एक सम्मेलन जिला मुख्यालय के इंदौर में करने का मेरा पूरा प्रयास होगा, जिसमें लगभग 4 से 5 हज़ार उपस्थिति हो, ये मेरा प्रयास है और ये मेरा धन्यवाद। समय आप 14 सप्ताह क्या आप चाहेंगे तो इसे 7 सप्ताह में कर सकते हैं, ऐसा मैं जानता हूँ। तो 14 को अगर आप 7 में कर देंगे तो निश्चित रूप से हम लोग भी देखने आएंगे और उससे प्रेरणा लेंगे। 14 सप्ताह में थोड़ा ये मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है जी, हफ्ते में 2 दिन जी। मैं जैसा कि आदरणीय पाटिल जी ने अपनी एक गाइडलाइन भी दिया है और साथ साथ अनुरोध किया है कि यहाँ पर हमारे बीच में कई सारे ऐसे वरिष्ठ जन दूसरी जगहों पर और जिनका बड़ा व्यक्तित्व है वो भी यहाँ गए, हम सब खड़ा हो जाए जी। तो उनसे भी मैं अनुरोध करूँगा कि वो भी जरूर आकर के हम सबको अपना अनुभव बताएं इस बीच में। फीस नहीं है, उनके विदर्भ बताई नहीं है उनके ऊपर, मगर मैं उनके साथ आया हूँ, वो मेरे साथ आए हैं। मैं मुन्ना जी अजय जी महाजन से गुजारिश करता हूँ कि अपने प्रयोगात्मक प्रयोग की हाँ कुछ अलग बताएं। ये वार्ड में वो काम करते हैं, वो वार्ड इनके नेतृत्व में काम कैसा करता है प्रयोगात्मक बताएंगे। आदरणीय गोविंद जी, पाटिल जी, सभी आदरणीय पदाधिकारीगण, भाइयों, इसके जो आपको दिखता है मेरे इस नंबर से चश्मे से मेरे को जो दिख रहा है वो दूसरे को दिखेगा कि नहीं दिखने वाला है, उसका मेरा नंबर सही का होगा तो शायद दिखेगा। ऐसा ही संगठन का काम है, ऐसा मेरा थोड़ा सा अनुभव है, ज़्यादा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस पर आके बोलूँ, इससे अच्छा कि मैं क्या किया। आज अभी मैं बोल रहा हूँ, 3 महीने के बाद बैठक में मैंने क्या किया ये बोलना जरूरी है। राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के नाम से मैंने नागपुर का संगठन अभी तक खड़ा नहीं किया, इसलिए मैं बोलना अच्छा भी नहीं। मगर गोविंद जी के साथ बहुत बार रहने का मौका नागपुर आते तो मिलता है और वो जिस प्रकार से अपने शब्दों को रखते हैं उसमें से थोड़ा सा समझ में आ जाता है, उसका ग्रहण करने का प्रयास करता हूँ। हम जो संगठन छोटा सा अपने को लगता है, इसके ऊपर अपने को हर एक को दुख हो रहा है, तो ये बंजर जमीन है आज के डेट में और इसको ये पहाड़ी को सत्ता ग्रहण करने तक हम पहुँचे क्या? सत्ता ग्रहण मेरे लिए नहीं, ये समाज का भला करने के लिए अयोध्या का राम मंदिर है या अयोध्या का जो विषय है राम राज्य, उसके लिए ये 136 वार्ड है नागपुर में। अगर मैं हर एक दिन के बाद एक वार्ड को अगर मिलने जाता हूँ तो 1 साल के बाद दूसरे वार्ड में मेरा जाने का शायद सौभाग्य होगा। तब मेरे ध्यान में आने लगा कि मेरे ही वार्ड में अंधेरा होता है, तो दूसरों को क्या गारंटी लाऊंगा फिर। तब मैंने तय कर लिया कि मेरे वार्ड का हरियाली का रूप कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो मेरे बोलने का अर्थ समझेंगे, तो लोग भी बोलते हैं, कई जन बहुत सुंदर भाषण भी देते हैं, हमारे शहर में है नागपुर में, मगर उनका काम अंधेरे वाला रहता है। लोग उधर से कुछ करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, बैठ जाए नीचे बैठता है कि नहीं करता। तो मेरा ये कहना है कि अगर हम तय कर लें, अभी इसके पहले जितने पढ़े वो बच्चों को समझा, किताब इतनी सी छोटी सी है, वो छोटी सी किताब 30 पन्ने की किताब है, 10 रुपये में मिलती है, मैं रखता हूँ हमेशा। और कई बार कई बड़े नेता हमारे से क्रॉस करते हैं तब उनके सामने भी मैं रखता हूँ, आपको देऊँगा, मैं नहीं जाने वाला क्योंकि मैं जरा थोड़ा अंडर रहूँ। तो ये तरीके से ये जब करेंगे तो मैं मेरा प्लान बता रहा हूँ, आप भी लोगों को उस प्रकार से एक वार्ड अगर पकड़ के काम करते थे तो आने वाले 1
साल 2 साल में जो भी चुनाव आएंगे पंचायत के हुए, तो कम से कम 25 नगर सेवक यहाँ पर निगम पार्षद वगैरह हाजिर हो जाएंगे। तो हमारा संगठन कैसा अच्छा हो रहा है हमारे ध्यान में भी आ जाएगा और चर्चा से ज़्यादा प्रयोग भी चालू हो जाएंगे। ऐसा क्या कार्यक्रम हो सकता है, कौन सा समय हो सकता है, ऐसा कुछ कार्यक्रमों के संदर्भ में भी आपका सकारात्मक सुझाव आना चाहिए। आइए। नमस्कार, भास्कर सिंह, दिल्ली प्रांत से। जैसा कि बार बार आशा हो रहा है कि कुछ कार्यक्रम होने चाहिए, तो राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के सहयोग से और माननीय गोविंदाचार्य जी के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम पिछले 1 वर्षों से, अच्छा तो 2.5 वर्षों से मैं कर रहा हूँ। इस बार इनका आयोजन होना चाहिए, इसका प्रयास कर रहा है। पिछला गणतंत्र दिवस जो है वो गणतंत्र अष्टमी, बसंत अष्टमी जो हमारा पड़ता है, बसंत पंचमी से 3 दिन बाद 18 फरवरी को पड़ा था। उस हम लोगों ने दिल्ली में इसका आयोजन किया। पिछले बार जब दिल्ली में बैठक हुई थी तो एक पत्र भी मैंने इस संदर्भ में लिखित किया था, साथ में कार्ड दिया था, जिसमें कि 3 जो राष्ट्रीय नीतियाँ हैं, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती, तो तीनों का उसको तिथि का उल्लेख। स्वतंत्रता दिवस श्रावण कृष्ण चतुर्दशी को पड़ता है, गणतंत्र दिवस बसंत अष्टमी यानी गणतंत्र माघ शुक्ल अष्टमी को पड़ता है और गांधी जयंती आश्विन कृष्ण एकादशी को पड़ता है। ये तिथियों का विषय है। तो ये एक ऐसा विषय है जिसको हर साल अपने सभी जिला स्तर या किसी भी स्तर में इसको किया जा सकता है। इसको करने के लिए सरकार से किसी विशेष अनुमति की जरूरत आवश्यकता नहीं है। और इस संदर्भ में गृह मंत्रालय को मैंने जब आज्ञाएँ भेजा तो उनका कार्यालय आदेश भी है कि तिरंगा रोहण को सम्मान करने के लिए सभी तिथियों सभी पदों के पूरी तरह से स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को मनुष्य कर सकते हैं। तो पहले राज्यसभा सचिवालय की तरफ से विज्ञापन दिया गया था। उस राज्यसभा सचिवालय के विज्ञापन में यह बताया गया था कि भारत के सभी नागरिकों को ये मूल अधिकार प्राप्त है कि वो राज्यसभा में अपनी याचिका विधायिका के परिवर्तन, कोई नई विधायिका को बनाने या उसमें संशोधन करने या किसी विषय को हटाने या उससे संबंधित याचिका सीधे दे सकते हैं जो न्यायपालिका में लंबित न हो। ये राज्यसभा के नियम 137 और 153 के अंतर्गत आता है। तो यदि ये सातों मुद्दों को राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन की तरफ से या जो अपना अभी आंदोलन शुरू होने वाला है आगामी के निर्देशन में जो मुक्तम बचाओ मोर्चा जो शुरू हो रहा है उसके तरफ से किसी भी तरीके से अगर इसको हम सभी स्तरों पे अपने जिला स्तर के कायदे से ग्राम स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे सभी सातों मुद्दों पर विधायिका या विधेयकों में संशोधन करने या उससे संबंधित कोई चीज़ निकालने या नए विधेयक बनाने का अगर उसमें प्रस्ताव या जीएफ उसको बैकवर्ड लिस्ट प्लान पर बोलते हैं और वो सभी ऐसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट है गवर्नमेंट उनको मिलता है। तो इस चीज़ पर और प्रेशर पर मांग करते हैं कि ये हर ग्राम पंचायत को इस तरह का टाइप केंद्रीय स्तर से मिले, इसको थोड़ा सा और जीएफ में कुछ चेंज करा के इस तरह करके कर सकते हैं। इसके अलावा इसके बारे में एक बात हमको करनी है जो मेरा अनुभव में आया है। मैं बहुत बच्चा था तो मेरा गांव नदी किनारे सब लोग तैरते थे, मुझे भी तैरने की इच्छा होती थी। मेरे चाचा बहुत अच्छे तैराक हम उनको बराबर बोलते थे कि उनको तैरना सिखाइए, बोलते थे थोड़ा बड़े होगा तो सिखाएंगे। इसी जिद में एक दिन उन्होंने उठा के हमको सीधे पानी में ही फेंक दिया और डूबने लगा। नाक को पानी से ऊपर निकालने के लिए जो प्रयत्न किया वही तैरना है। अब क्या करना चाहिए, संगठन का विस्तार होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है वगैरह वगैरह, ये होना चाहिए। ये सब विचार के स्तर पर हम संगठन को विस्तृत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, ऐसा पता चला सुबह से बातें हुई। लेकिन सोचने और करने के बीच जो ग्रंथि है वो नहीं टूट रही है। ये मैं पिछले कई बैठकों से देख हम कर नहीं पा रहे, विचार कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं। पहले सत्र में कुछ रिपोर्टिंग हो रही थी, उसमें भी इस तरह की बात हुई। ऐसा करने के लिए सोचा गया है, ऐसा करने पर मैं विचार कर रहा हूँ। हम लोग सोचने को और करने के लिए
नहीं टूट रही है, इसके क्रिया रूप में परिवर्तित नहीं है। उसके लिए लोग थोड़े बहुत छोटे छोटे एक्सरसाइज हो सकते हैं संगठन के स्तर पर, कार्यक्रम के स्तर पर, उसके बारे में सोचने की जरूरत है। एक दूसरी बात, जब हम अपने जिसको बोलते हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पर विचार करते हैं और देखते हैं कि राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन में स्ट्रेंथ क्या है, ताकत क्या है सबसे बड़ी, तो अगर उसको आप सूचीबद्ध करें तो पता चलेगा कि गोविंद जी और गोविंद जी के संपर्क के लोग पूरे देश में, और संघ विचारधारा और उस विचारधारा के दायरे के भीतर के फ्रस्ट्रेटेड लोग, ये हमारे स्ट्रेंथ के रूप में सबसे पहले सामने आए। नए लोग तो कोई चीज नहीं मिली, कोई ऊपर वाला भगवान का जिसको आप पकड़ के ले, इसका मैंने कभी नाम भी नहीं सुना है, इसको मैंने कभी देखा नहीं है। 30 साल से मैं गोविंद जी के साथ काम कर रहा हूँ, मैंने भी साल का नाम कभी नहीं सुना था। आप उसको पकड़ के संबोधित बना दिया, अब वो दायरे के बाहर वो एक बहुत बड़ा संसार है, बैनर से काम करते रहे हैं, इसी को हम अपनी विचारधारा मानते हैं, मान सकते कई कारणों से संघ भी और उनकी विचारधारा भी उनकी प्राथमिकता हो रही है। ऐसे में उस विचारधारा को पकड़ करके और उसी को देश की सारी समस्याओं का बताया था 5 जून 1972 को जयप्रकाश नारायण ने पटना के गांधी मैदान में स्थापना दिवस बिहार में मने, पटना में मने तो सबसे अच्छा, क्योंकि पटना में बताने में जब हम सुनते हैं तो लगता है कि पटना की टीम है, से वो आयोजन के रूल को उठा पाएगी नहीं उठा पाएगी। 1 महीने हुए, मैं अपने बारे में कुछ बता दूं कि मैं घनघोर रूप से आरएसएस के खिलाफ संस्थाओं में जिंदगी गुजारा। 1998 में स्वदेशी जागरण मंच में मुझको जोड़ा गया। इसके पूर्व मैं शंकर मोहन योगी के साथ मंत्री के रूप में काम करता था, जो आरएसएस को रोज जाना पड़ता था। तो मैं उधर से आया हुआ व्यक्ति हूँ। 1998 में जब स्वदेशी के माध्यम से जुड़ा तो मैं 2 व्यक्तियों से बहुत प्रभावित हुआ। एक थे दत्तोपंत ठेंगड़ी जी और दूसरे थे गोविंदाचार्य जी। मैं इनके साथ साथ नहीं घुमा, लेकिन मेरे दिल में बस गए, इनके विचार में दिल बस गए। तो मैं इनके साथ शुरू से जो जड़ में नाम आता है तो दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का नाम आता है या गोविंदाचार्य जी का नाम आता है। बाकी स्वदेशी का तो वही मैं जो जुड़ता गया, रूपबंदी गई, पहचान बढ़ता गया, ये अलग विषय है। मैं मूल विषय में आ जाऊँ कि 6 महीना पहले जब मैं इसमें जोड़ा गया तब मैंने राजनांदगांव शहर में संस्था का गठन करने के लिए मुझे आज ये हुआ था कि इन गाँवों में उनकी कमेटी बनानी। ये कहा था के लिए इन गाँव व्यक्तियों की कमेटी बनानी। पहले 2 महीने में मुझे गोविंदाचार्य को गाली बकने वाले लोग ही मिले, जुड़ने वाला मुझे नहीं मिला। मैं जो सच है वो बता रहा हूँ, जो मिले उनके खिलाफ मिले, जुड़ने वाले नहीं मिले, मुझको भी हतोत्साहित करने वाले मिले कि कहाँ लगाया अपने काम, कहाँ जा रहे थे, जो कर रहे हो वो बढ़िया कर रहे, उसी में लगे रहो। यह एक कड़वा सच है। उसके बाद एक बैठक और हुई थी, उसके बाद पाटिल साहब हमारे राजनांदगांव आए थे। इस 3 महीने के अंतर्गत बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में
अलग अलग स्थानों में मैंने संपर्क किया, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो मैंने किया बहुत बड़ा काम नहीं किया है, तो 3 महीने में बहुत बड़ा काम नहीं हो सकता है, लेकिन जो किया है बड़ी मेहनत से किया है और अच्छा किया है, वो मैं बता रहा हूँ। नंबर 1 कि मैंने अधिवक्ता संघ राजनांदगांव की अधिवक्ता परिषद का अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ में एक बुजुर्ग होने के नाते मेरा काफी प्रभाव है। तब मैंने अधिवक्ता संघ या महारूप में जो घुस करके प्रयास किया, तो उसमें मुझे 10 साथी मिले। इसके बाद मैं राजनांदगांव के व्यापारी प्रकोष्ठ में मैंने प्रयास किया। राजनांदगांव में विभिन्न प्रकार के व्यापारियों की अलग अलग संस्थाएं हैं। उनमें से मुझे 3 व्यापारी प्रकोष्ठ ने साथ देने का वचन दिया। उन्हें कहा मैं मीटिंग में बुलाइए, आपको करना क्या बता दीजिए, आपको क्या चाहिए बता दीजिए, हम कर देंगे। इसके बाद गौ रक्षा सेवक छत्तीसगढ़, उसमें मुझे 3 व्यक्ति साथ देने का वादा किया। सामुदायिक विकास समिति महिलाओं की एक समूह होती है, जिसमें मैं स्वयं भी एक जगह जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ मैंने चर्चा की, लगभग 4000 परिवारों से उनका संपर्क रहता है, बनाए रखते हैं। वहाँ से जब मैंने चर्चा की, तो वहाँ से भी मुझे, जो मैं जुड़ा हुआ ऑलरेडी वहाँ कॉफी हूँ, मुझे संपर्क मिला कि आप काम बताइए कि आपको करना क्या है, हम आपका काम करेंगे। इसके बाद मैं राजनांदगांव के वार्ड मेंबर लोगों से संपर्क करता रहा। राजनांदगांव सीएम का घर है, भाजपा का प्रमुख स्थान है, कांग्रेस का बहुत प्रमुख स्थान है। अधिकांश लोग या तो सीएम जुड़े हुए हैं या कांग्रेस जुड़े हुए हैं। राजनांदगांव में हर व्यक्ति के कार्यकर्ता की जेब में रमन सिंह रहता है। वह भावना है, अच्छी भावना है, रमन सिंह उनके जेब में रहता है। तो ऐसे लोगों के बीच में 5 वार्ड मेंबर मुझे ऐसे मिले, जिन्होंने कहा कि हम आपको साथ देंगे। इसके अलावा पेंशनर एसोसिएशन हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इसके अलावा साहू संघ, छत्तीसगढ़ में साहू संघ के कई टुकड़े। मैं सिर्फ और सिर्फ राजनांदगांव जिले के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। उसमें जो बुजुर्ग साहू संघ है, बुजुर्ग सेव डेमोक्रेसी फ्रंट, लोकतंत्र बचाओ मोर्चा, उसके राष्ट्रीय सचिव या महासचिव, तो हम लोगों का मार्गदर्शन तो करेंगे ही संगठनात्मक विस्तार के बारे में। सेव डेमोक्रेसी फ्रंट में जैसा गोविंद जी कह रहे थे कि अन्यान्य जो त्रिवेणी की बात कर रहे थे, तो इन सबसे ऊपर एक अलग से फ्रंट ये अब आ रहा है अस्तित्व में। तो उसके बारे में भी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आगामी क्या योजना है, हम सबको उसके बारे में भी बताएंगे आदरणीय रमाकांत पांडे जी। गोविंद पांडे जी और उपस्थित सभी बंधुओं, मैं तो पहले एक बात कहने के लिए आया हूँ, तो ये कि इस प्रकार के राष्ट्रीय आयोजन में मैं बराबर रहता हूँ, किंतु मैं समझता हूँ कि एक प्रस्ताव पास होने चाहिए कि हम आज दिन भर में कौन सा काम किए, जनता ने हम पर क्या कहें। हो सकता है आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बताएंगे, लेकिन जब बैठक राष्ट्रीय स्तर की हो तो एक प्रस्ताव रहनी चाहिए, जिस प्रस्ताव के तहत हम लोग बात करते हैं और उस रिजोल्यूशन के तहत, जैसे कौन जी ने कहा एक प्रस्ताव देना, उनका वो प्रस्ताव, ऐसा एक रिजोल्यूशन होना चाहिए जो प्रस्ताव आज शाम को आप प्रेस को बता सकते थे कि आज के बैठक में राष्ट्रीय समिति ने यह निर्णय लिया है। वह निर्णय जनता के दुख दर्द के साथ में जुड़ा होना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्यों की समस्याओं को लेकर कर रहे हैं, तो अब बात ऐसी आ गई। अब बात यहाँ आई है कि ये लोकतंत्र बचाओ मोर्चा का
बैठक के यहाँ पटना में 18 मार्च का क्या महत्व था कि 18 मार्च को ही 1974 का आंदोलन शुरू हुआ और उस वक्त में ये सब लोग छात्र थे जो आज वहाँ पे कोई चीफ मिनिस्टर है, कुछ है लोग पॉलिटिक्स, दोज वर विनिंग टुवर्ड्स पॉलिटिक्स, उनको आप कहें कि हमारे साथ जुड़े। गोविंदाचार्य इसका नेतृत्व करते हैं और सेफ डेमोक्रेसी फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गोविंदाचार्य जी हैं। यह कभी नहीं अवसर मिलेगा, ये पिछले 2012 के नवंबर में गोविंद जी ने तय किया है और मन बनाया है कि नहीं, मैं इस कार्य को आगे लेकर के करूंगा और आप कर रहे हैं। ये आपके लिए, हमारे लिए और देश के लिए सौभाग्य की बात है। इसलिए हम लोग सिर्फ डेमोक्रेसी फ्रंट के अंतर्गत आप जहाँ कहीं भी ऐसे संगठन में हैं उससे आप आए, आप उस संगठन को त्याग पत्र भी न दीजिए, हमारे पास आइए, हमारा दरवाजा खुला रहेगा। लेकिन आपका चरित्र, आपका रिकमेंडेशन साफ सुथरे आदमी के लिए होना चाहिए और उसमें उस व्यक्ति पर बहुत सारा कोई दाग नहीं होना चाहिए। ऐसे तो हम इतिहास देखते हैं तो भगवान राम से तत्व की भी देखते हैं, लेकिन मैं आपको इतना ही कहा करके ही करूँगा। आपसे अनुरोध है कि सिर्फ डेमोक्रेसी फ्रंट की कागज को पढ़ लीजिए और आप में एक से एक विद्वान, एक से एक अनुभवी व्यक्ति बैठे हुए हैं, यहाँ से वहाँ तक नंदकिशोर जी से लेकर विनय चंद्रा जी तक, ये सब आप उसमें लिख करके मटेरियल भेजिए। अभी माननीय गोविंद जी के सामने ये प्रश्न है कि क्या कागज लिखा जाएगा, वो उसमें लिखा हुआ है, उसको लिख करके आप अपने सुझावों को भेजिए। कोई मत सोचिए कि हम कम लिखेंगे जो। और वो विषय राष्ट्रीय कार्यसमिति के लोग, राष्ट्रीय संचालन समिति के लोग उसमें स्वीकार भी किए थे, किंतु उस पर कुछ निष्कर्ष निकलकर नहीं आए। इसलिए सबसे पहले हमारा एक आग्रह होगा कि राष्ट्रीय संचालन समिति के जो लोग हैं उनको स्वयं इच्छा शक्ति से तय करना पड़ेगा कि कार्यक्रम, संगठन के विस्तार के लिए कुछ कार्यक्रम तय करना। जैसे उस समय हम लोग अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के झंडा के विषय पर बातचीत किए और ये तय हो गया था कि ध्वज हमारा निर्धारित है, तो आज तक कुछ नहीं हुआ। उसके साथ ही उसी समय यह भी एक प्रस्ताव आया था, यह भी एक विषय दिया गया था मेरे द्वारा कि हर संगठन के चलने के लिए निरंतरता बनी रहे, इसलिए कुछ कार्यक्रम चाहिए। और अक्टूबर में ही तय हुआ था कि हम लोग इसी बैठक में कार्यक्रम का निर्माण करेंगे जो स्थायी रूप से हमारा काम, वो भी अभी तक नहीं हुआ। और इस प्रकार केवल संगठन का विस्तार पर हम चर्चा कर लेंगे, संयोजक बनाने की बात कर लेंगे, इससे संगठन विस्तार नहीं होगा। सामान्य सा एक उदाहरण है, पिछले वर्ष में हम लोग फरवरी में दिल्ली में 7% एक बात स्पष्ट कही जाती है कि आवश्यकता आविष्कार की जरूरी है। जब तक हमको आवश्यकता नहीं होगी तब तक हम आविष्कार नहीं करेंगे। इसलिए अभी वर्तमान में अगर संगठन विस्तार की बात हम लोग करते हैं तो हमें लगता है कि जो सुविधा करना है इसके लिए भी एक टीम बनना चाहिए। और एक मेरा बनवे हमारा जो प्रांतीय टीम और नेशनल टीम 4-5 विचार, पंचायत राज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इसके ऊपर सोचना एक टीम का। जो भ्रष्टाचार आजकल कर्नाटक में चलता, उसने मेरा तालुका में, पुतूर तालुका में एक प्रयोग किया। हर गांव में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक स्कूल, प्राइमरी स्कूल और एक पंचायत, वो सक्सेसफुली इसने रन किया। सुलिया, पुतूर और रत्नागिरी। इस समय मद्रास सरकार में, मद्रास गवर्नमेंट था स्टेट का, वहां से गवर्नर इसका प्रयोग देखने के लिए आया। इसके वजह से पंचायत, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एजुकेशन और सामान्य लोगों का जो समस्या, इसको स्टडी करने के लिए स्टेट और नेशनल छोटा सा टीम। तो अपेक्षा ये थी कि सभी लोग इसमें सहभागी हों और बीच में पाटिल जी ने सूचना भी दी थी कि सुझाव के साथ साथ मैं इसमें क्या रोल कर सकता हूँ, इसके बारे में एक शुरुआत करता हूँ वहाँ से, क्योंकि
स्थापना दिवस राष्ट्रीय एक कार्यक्रम मनाना कि प्रांत के स्तर पे मनाना, इस विषय में उसका निबंधन है उसमें माननीय मोदी जी का अभी एक इसी महीने गया हुआ पत्र भी है। ये सब पढ़ने के बाद कल का जो सत्र है हमारा, वो वैसे तो राष्ट्रीय परिदृश्य और हमारी भूमिका इसमें तो ये जो हमारा संकल्प है 30 प्रांत और 300 जिले में हमारी संचालन समिति है, तो ये भी आपका जो माननीय गोविंद जी को जो पत्र आएगा उसमें क्या संभव है हमारे से प्रत्येक व्यक्ति भी अगर उसमें लिखकर भेजता है तो मुझे लगता है कि ये बहुत सकारात्मक काम हो जाएगा। तो मेरा निवेदन है कि ये पत्र के माध्यम से वो पत्र केंद्रीय कार्यालय में उस तक पहुँच जाए तो एक संतुलित सोच भी मिल जाएगी और हम लोग कितना संभव है ऐसा सोच रहे हैं उसका भी एक अंदाजा जाएगा, उसी में से कुछ कार्यक्रम बन जाएंगे और शायद उसी में से संगठन भी खड़ा हो जाएगा। दोनों हमको स्वीकार लाए इससे हम सुधारेंगे। एक तरह संगठन जो बढ़ रहा है उसका लक्षण भी है, ये सारे विमर्श विचार ये सारे जो सामने आएगा। एक मेरा दायित्व बनता है तो हमारा महत्वपूर्ण व्यक्ति जिक्र किया रिगार्डिंग प्लान एंड साउंड एंड रोड। ये ठीक है, मैं स्वीकार किया था दिसंबर जनवरी का में इसका आवरण करने के लिए, उसमें कुछ ऐसा अच्छा कृषि गाँव है, कितना NGO है, इसमें राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आते हैं कितना है, अच्छा एडवोकेट्स कितना है, धार्मिक संस्था कितना है, अनेक क्षेत्रों में हमारा कार्यालय में इसका जिला केंद्र स्तर पर प्राप्त हो। ये हमारा कार्य बढ़ाने में बहुत सहयोगी होगा। ये आप बैठ के भी बात कर सकते हैं, आप डायरेक्ट तैयार कर सकते हैं, इसमें बहुत जरूरत नहीं है जिला स्तर का कोई जिला 2 महीने में एक बार बैठना हम लोगों के साथ, वो लोग कुछ कार्यक्रम लेते हैं, वो सहयोग करेंगे, हमारा कार्यक्रम उस लोगों का सहयोग करेंगे, इसमें आचार विचार प्रदान कर सकते हैं। और स्थापना दिवस के बारे में माननीय हमारा जिक्र किया है, उसमें बल विचार बहुत है, क्योंकि समय का बहुत से में थोड़ा सा देशों को लेना देना नहीं, सब पार्टियों के उनका सिद्धांत है, ये नारा ही नहीं है, उनका सिद्धांत है। ऐसा कोई सिद्धांत पहले कभी मैं गांधी जी से सुना नहीं, इसके तो सिद्धांत कैसे ये पैतरा है, ये कहा जा सकता है। आज प्रधानमंत्री के सलाहकार डी राव उनका एक बयान है, उन्होंने कहा है कि गरीब लोगों के पास पैसे ज़्यादा हो गए हैं, वे अच्छी चीज़ खाना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ी है। क्या कहें? ये जने पर नमक छिड़कने से लिखा है, इसका मतलब है कि वो देश से पूरी तौर पर कटे हुए हैं और ऐसे व्यक्ति जिम्मेदारी के स्थान पर रहे होंगे, कितना अन्याय किया होगा उन्होंने गरीबों के प्रति, ये स्वयं प्रमाणित है। सर, ये नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काफ़ी देर से भाजपा में बात चल रही है, आप क्या मानते हैं नरेंद्र मोदी कितना उचित मानते हैं प्रधानमंत्री? मैं इस पर सोचता नहीं हूँ कि इतना कहना तो मैंने कह दिया है। बात होनी चाहिए मुद्दों की और व्यक्तियों की। सर, छत्तीसगढ़ सरकार के कामकाज से आप कितना संतुष्ट हैं? अभी तो मैंने पूरा देखा नहीं, कल परसों कुछ और लोगों से मिलूंगा, समझूंगा तो शायद कुछ कह पाऊँगा। सर, 9 साल तक छत्तीसगढ़ में भाजपा ने राज किया, इन 9 सालों में कुछ तो समझ में आई होगी आपको? नहीं, मैं इतना जानता हूँ कि अंतिम आदमी के हक और हित का जो सरकार जितना करती है उस पैमाने पर इस सरकार को बहुत कुछ करना बाकी है। सर, आगामी विधानसभा चुनाव भी होने, लोकसभा चुनाव भी होने, जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं वे मुद्दों से कहीं ना कहीं भटकते हैं, क्या करना चाहेंगे आप? इतना कहना चाहूँगा कि राजनीतिक दल गिरोहों की शक्ल में रहते, सत्ता प्राप्ति की कोई आपाधापी उलझे गिरोह, अंतिम आदमी के हक और
उनकी नीतियों में हिस्सा नहीं है। सभी प्रमुख राजनीतिक विदेश परस्त हैं और अनेक परस्त हैं, इसलिए गरीबों के हक और हित की आवाज़ सदनों में कम, सड़कों पर ज़्यादा सुनाई देती है। मैं अभी भविष्यवेत्ता में बहुत कुछ समय बाकी है, इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी। केंद्र सरकार के साथ जिस प्रकार से मुलायम सिंह यादव बर्ताव कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि मुलायम सिंह यादव की जो बातें हैं और उसके बाद समर्थन वापस नहीं ले रहे हैं, क्या कहेंगे? सभी प्रमुख राजनीतिक दल जिसमें मुलायम सिंह जी की पार्टी समाजवादी पार्टी में शामिल है, सभी प्रमुख राजनीतिक दल दोहरेपन, अवसरवाद और अंतर्विरोध के शिकार हैं और इसीलिए बार बार कहना कुछ और करना कुछ, कहना कुछ और करना कुछ, या पार्टी कहे पार्टी कुछ कहे दूसरा आदमी कुछ ना कहे, ये सब अंतर्विरोध अवसरवाद के और दोहरेपन के बात है। ये सर कल भाजपा ने अपनी स्थापना दिवस मनाई, इसके पूर्व कांग्रेस के एक नेता ने मोदी को यमराज कहा और उसके बाद कल नरेंद्र मोदी कुछ और बोले, क्या कहेंगे सर इस प्रकार की जो बातें आ रही हैं? मैं इन सब बातों को महत्व ही नहीं देना चाहूँगा। बात होनी चाहिए नीतियों की, बात होनी चाहिए मुद्दों की, बात होनी चाहिए चाहे कांग्रेस चाहे भाजपा, दोनों के विकास का एक ही जो पूंजी आधारित विकास की बात करता है, श्रम आधारित और जन आधारित विकास की बात, इन दोनों पार्टियों की सोच से परे है। ठीक, थैंक यू। संयोजक करने वाले इसमें लगभग 20 प्रदेशों से सर इसका कार्य योजना इसकी कार्य योजना में हम लोगों ने गंगा गौ भ्रष्टाचार काला पंचायतों को 7% इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बना कर दूल्हा कहे रह गया हो खाना होना ओकर वीडियो चल रहा है इस सभा की अध्यक्षता के लिए इस नगर के और मैं कहता हूँ छत्तीसगढ़ के सबसे पुराना शब्द का निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ सभा की अध्यक्षता करके हम लोगों का गौरवान्वित करेंगे। हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के अखिल भारतीय सह संयोजक विनय चंद्रा जी कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व संगठन मंत्री रहे प्रदेश के। सुरेंद्र जी आप समझ गए होंगे श्री सुरेंद्र जी बिष्ट राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के महासचिव हैं। आइए महोदय आप भी आइए। सर्वप्रथम डॉक्टर विमल चोपड़ा, इनसे मैं निवेदन करता हूं है ना विकास संगम इस बैनर का उपयोग किया जाए, उसको रजिस्टर कराया जाए और बौद्धिक काम के लिए पॉलिसी रिसर्च के मामले में, नीति संशोधन के मामले में फिर इन संगठनों का रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद बात आगे बढ़ी और इस बीच में हमने देखा कि 11-12 में, लेकिन पिछले 66 सालों में हमारे देश के सामने जो प्रश्न उपस्थित हुए, क्या उसके उत्तर हम ढूंढ पाए? और जिन
सवालों के जवाब हमने ढूंढे, क्या वो सही थे? जो समस्याएं सामने आई, उन समस्याओं के जो समाधान हमने प्रस्तुत किए। डॉक्टर से उसने कहा कि मेरे बाल झड़ते हैं, कोई आप दवा दे दें। एलोपैथी का डॉक्टर था, उसने 30 गोलियां दी, इन 30 गोलियों को खाओ तुम्हारे बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। वो आदमी थोड़ा पढ़ा लिखा और समझदार था, उसको पता था कि एलोपैथी दवाई का कुछ साइड इफेक्ट हो जाता है। उसने पूछा डॉक्टर साहब इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? तो उसने कहा हाँ थोड़ा थोड़ा आपके सिर में दर्द हो सकता है। तो उसने बाल बचाने के लिए मैं आंखें खो दूं तो इसकी कोई दवा? तो उन्होंने फिर उसकी दवा दे दी। उसका परिणाम, उसने कुछ कहा इसका कोई साइड इफेक्ट? बोले इससे तुम्हारे बाल झड़ने लग जाएंगे। ये हमारी जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था का ये परिणाम आज दिखाई पड़ रहा है। 66 वर्ष से 120 करोड़ का देश हम कहीं ले जा नहीं पा रहे। आरक्षण की समस्या 10 वर्ष में जिसको हल हो जाना चाहिए था, आज तक वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी। लेकिन हम इस पर पुनर्विचार करने को तैयार नहीं है। और चुनाव के वर्ष में तो जो बजट आता है, लोग कहते हैं वे लोक लुभावन बजट होगा और उसमें वादों के और लोगों को पुरस्कार देने की घोषणाएं होने लगती हैं। अब पिछले बार में मुझे मालूम है छत्तीसगढ़ के 2008 का जब चुनाव हुआ, तब एक पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि हमारी पार्टी अगर सरकार में आएगी हम किसानों को 270 रुपए का बोनस देंगे धान पर और मुफ्त में बिजली देंगे। दूसरी पार्टी को पता लग गया कि ये पार्टी घोषणा पत्र में ये बात लिखने वाली है, तो उसने कह दिया कि हम 270 रुपया देंगे, 20 रुपया बढ़ा कर देंगे और हम भी मुफ्त बिजली देंगे। तीसरे नंबर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, वो पीने लायक पानी नहीं रह गया और नदियों में सूअर मर रहे हैं। उन सूअर मरे हुए पानी को लोग पी रहे हैं और बीमार हो रहे हैं। ये आज के विकास की जो वास्तविकता है वो सामने आ रही है। हम उसी ओर बढ़ रहे हैं। हम इस बात का विचार नहीं कर रहे हैं कि हमारी मिट्टी के अनुकूल, हमारी जीवन पद्धति के अनुकूल कौन सी व्यवस्था होगी। और राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन, भारत विकास संगम और चाणक्य शोध संस्थान और समग्र विकास संस्थान इसी दिशा में विचार कर रहे हैं। माननीय गोविंद जी के नेतृत्व में जो ये तीनों आंदोलन जो चल रहे हैं, उसका मूल भाव ये है कि लोकतंत्र रहे लेकिन विकास हमारा प्रकृति केंद्रित रहे। हिंदुस्तान कभी भी प्रकृति से संघर्ष पर विश्वास नहीं करता रहा है। हिंदुस्तान हमेशा प्रकृति के साथ समन्वय बनाकर चलने पर विश्वास करता रहा और हमने ऐसी पद्धति को अपनाया है। आज से अगर 500-700 वर्ष पहले की बात करें तो हिंदुस्तान दुनिया के व्यापार में 23% उसका हिस्सा था और सभी सुखी थे, सभी प्रसन्न थे। लेकिन आज स्थितियां बदली हैं। इन स्थितियों में हमको किस रास्ते पर चलना चाहिए? देश में जब हम देखते हैं तो हमको ना कोई नेता, ना कोई पार्टी, ना कोई और संस्था दिखाई पड़ती है। एक स्वाभिमान आंदोलन में जो राजा को दार्शनिक होना चाहिए। दार्शनिक होना चाहिए मतलब यह है राजा को बहुत दूर की सोचना चाहिए, नजदीक के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जैसे जाता बच्चों की मांगे होती हैं, भारत माता की गोद सुनी हुई है, कोख सुनी नहीं हुई है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, चारों तरफ जहां निराशा है, उस निराशा में भी एक व्यक्ति हमारे सामने आशा की किरण लेकर उपस्थित हुआ है। मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूं, लेकिन कुछ बातों को मैं देखता हूं तो मैं इस बात को ऐसा लगता है कि जिस गति से हम चल रहे हैं, गोविंद जी की स्वीकृति बढ़ रही है, तो मैं एक अनुमान कर सकता हूं, आकलन कर सकता हूं कि आने वाले 5 साल के अंदर इस देश का नेतृत्व माननीय गोविंदाचार्य जी करेंगे। राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के पुराने कार्यकर्ता परिचित होंगे। प्रदीप रोशन उनका नाम था। आज से 1 वर्ष पहले उनका देहांत हो गया और राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के कार्यक्रमों में ये दायित्व वही निभाया करते थे जो अब मेरे जिम्मे कभी कभी आता है।
विचारधारा की बात चल रही थी। एक गीत था उनका बहुत ही अच्छा, तो उसका मुखड़ा और उसकी आखिर की 4 पंक्तियां मैं केवल कहूँगा, उसके बाद अपनी एक कविता पढ़ूँगा। उनका वो गीत था कि एक पूरी जिंदगी जिस सोच के साए में गुजरी, आज मैं उस सोच का सच देख तिल तिल जल रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं इस बात को समझते होंगे। एक पूरी जिंदगी जिस सोच के साए में गुजरी, आज मैं उस सोच का सच देख तिल तिल जल रहा हूँ। और आखिरी 4 पंक्तियां उसकी कि आदमी ही की तरह आयु विचारों की भी निश्चित, आदमी ही की तरह आयु विचारों की भी निश्चित, जिंदगी को यह समझने में लगा कुछ वक्त ज्यादा, स्वयं को समझा किया शतरंज का माहिर खिलाड़ी, असल में हम भी किसी के हाथ के थे ज्यादा। जिंदगी के आखिरी क्षण में मुझे अफसोस ये है कि मैं वो सूरज हूँ समय के पूर्व ही जो ढल रहा हूँ। ये प्रदीप रोशन की पंक्तियाँ हैं। देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। आज की सभा के सम्मान्य अध्यक्ष जी, मंच पर विराजमान विशिष्ट महानुभाव, यहाँ समुपस्थित वरिष्ठ जन, मातृशक्ति और साथियों, रायपुर से बहुत पुराना जुड़ाव है। रायपुर का जब ध्यान में आता है तो कुछ घटनाएं जो मस्तिष्क पर अंकित हैं वो खटखटाती हैं। विद्यार्थी परिषद का अधिवेशन 1980 में था। उसी के सिलसिले में सप्रे स्कूल वहीं रहना भी होता था और कई कई दिन दादाबाड़ी में भी रहा और विमल चोपड़ा जी के सौजन्य से भोजन प्राप्त होता था शाम को कुछ देर होने के बाद भी, जो वहाँ जल्दी मिलता नहीं। बाकी प्रवीण मैशारी और सब लोग, हम लोग साथ में उस अधिवेशन में लगे रहे। उस अधिवेशन का एक थ्रस्ट था, आग्रह, कि वनवासी छात्रों की सहभागिता होना और सारे उस अधिवेशन की सजावट, देश भर से जो कार्यकर्ता आए उनको वनवासी क्षेत्र की सुगंध प्राप्त हो। समाज से सदियों सदियों से कटे, अलग जी रहे, एक ही संस्कृति की धारा में पले हुए मगर पहचान भूले हुए, अपने को अलग मानने की गलतफहमी पाले हुए, ये सब विद्यार्थी परिषद के अधिवेशन के माध्यम से एक रसता का अनुभव करें। ये उस अधिवेशन की थ्रस्ट का विषय था। उसी अनुसार प्रस्ताव भी पारित किया था, छात्रावासों की समस्याओं से रिलेट करते हुए। लेकिन वो आग्रह क्यों होना चाहिए ध्यान में आया था मुझे, उसके 1 वर्ष पर वहाँ के व्यक्ति ने एमएलए को बुला रखा था, भी नहीं रहा गया। कुछ स्वभाव की कठिनाई है। मैंने सीधा कहा कि मैं आपके घर भोजन करने लायक नहीं हूँ, मैं आपके घर भोजन नहीं कर सकता, मैं चलता हूँ। क्या हो गया पूछा। उनका कारण है, आप जनप्रतिनिधि की इतनी ही इज्जत करना जानते हैं, वो हजारों लोगों के समर्थन से है, आपकी लियाकत इतनी ही तो है कि अच्छा भोजन करा सकते हैं और आप उसके अहंकार में चूर हैं। और जन प्रतिनिधि का अपमान यानी तो जनता का अपमान हो, तो मैं आपके घर तो भोजन नहीं करूंगा,
मैं जा रहा हूँ। उस रात भोजन नहीं किया मैंने। तो ये मुझे अपने छत्तीसगढ़ की घटना चुभ गई थी कि क्या वनवासी क्षेत्र के या आदिवासी जिनको कहते हैं उनकी क्या यही स्थिति रहेगी? क्या वो जूते की नोक पर माने जाएंगे? और अगर माने जाएंगे तो क्या प्रतिक्रिया नहीं होगी? कोई व्यक्ति गाली देकर प्रतिक्रिया करेगा तो कोई व्यक्ति गोली देकर भी प्रतिक्रिया करेगा। उसके लिए उसको अपराधी समझना ये स्वयं में अपराध होगा। ये मेरे मन में उस समय आया था और उस समस्या की जटिलता को देखते हुए कम से कम नौजवान पीढ़ी में आदिवासियों के प्रति, वनवासियों के प्रति सही समझ बने, इसलिए उस अधिवेशन का थ्रस्ट 1980 में आदिवासी छात्रों के लिए रखा था। एक और घटना मुझे हमेशा सालती है कि मैं महामंत्री था भाजपा का, मुझे खबर मिली थी हमारी कार्यसमिति बैठक के एक दिन पहले कि इधर बस्तर क्षेत्र में एक तपस्वी काम करते हैं, बीडी शर्मा, ब्रह्मदेव शर्मा। उनकी सोच के बारे में मतभेद हो सकते हैं। उनको गांधीवादी माना जाता है। ईसाई मिशनरी उनसे नाराज इसलिए है कि वो धर्मांतरण का विरोध करते हैं। नक्सली उनसे नाराज इसलिए हैं कि वे काउंटर रिवोल्यूशनरी मानते हैं उनको। क्रांति की गति को अवरोध करने वाले व्यक्ति हैं बीडी शर्मा, तरह तरह की वो रियायतें दिलाकर, ऐसा मानते हैं। और बीजेपी के लोग विरोध करते हैं इसलिए कि वो उनको नक्सली मान लेते हैं या ईसाइयों का समर्थक मान लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं इन लोगों को अपनी पूजा पद्धति पर रहने दो, क्यों जबरदस्ती हनुमान का लॉकेट पहनाने की कोशिश करते हो। तो मंच पर बैठा हुआ ये सब मुझे स्मरण हुआ था, जो आपके साथ मित्र के नाते शेयर कर रहा हूं। तब इसमें से ही समस्या के बारे में समझ में आएगा कि ये सच है कि नक्सली हिंसा से अपने सपनों का समाज नहीं बना सकते। वहीं दूसरी तरफ ये भी सच है कि विषमता की खाई इतनी बढ़ जाए तो बंदूक की गोली से नक्सलवाद को खत्म करना भी संभव नहीं होगा। ये दोनों बातें सच है, इसलिए कुछ और सोचना पड़ेगा। सत्ताभिमुखी राजनीति जहर को फैला सकती है, जनाभिमुखी राजनीति उसके शमन का काम कर सकती है। आज की राजनीति का जब दौर देखने में आता है तो सत्ता प्राप्ति ही मानो लक्ष्य है, जबकि राजनीति का अर्थ तो सत्ता को साधन के नाते उनके हक और हितों के लिए इस्तेमाल करना है, जो खुद का न बचाव कर सकते हैं न खुद का बढ़ाव कर सकते हैं। राज्य संस्था की रचना ही इसलिए हुई, स्टेट इज क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट दोज हु कैनॉट प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। राज्य संस्था की रचना ही इसलिए हुई कि राज्य उनका बचाव करे जो खुद का बचाव नहीं कर सकते। उसकी जगह जब हैसियतमंदों के ही बचाव और बढ़ाव में राज्य लग जाए तब चिंता होती है। और जब जनतंत्र की राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक ही चिंतन और चरित्र का हो जाए तो संसदीय राजनीति उस अंतिम आदमी के हक और हित का सोच नहीं पाती और वो अंतिम आदमी के लिए बेमानी हो जाती है। पसंदगी नापसंदगी, राजी नाराजी,
किसी कार्यकर्ता के भाग्य निर्णय की भूमिका न बने। ऐसी कार्यपद्धति जिसमें सही बढ़े गलत घटे, उत्तरोत्तर सही बढ़ता चले, प्रखरता बढ़ती चले, इसमें पराक्रम को मूल्य मिले, परिक्रमा को नहीं। ये अगर होना है तो उसी अनुसार कुछ आचार संहिता भी जरूरी होगी। साधन शुचिता, जीवन शुचिता के कुछ मानदंड तो होंगे। इन सब बातों का विचार करते हुए ही जो वैकल्पिक राजनीति की तरफ कदम बढ़ेगा, वो सफल हो या न हो, आज की स्थितियों में सही कदम जरूर होगा। और लक्ष्य सही, दिशा सही, भरपूर मेहनत, भविष्य भगवान के हाथ, यही तो तरीका होगा। 1950 के दशक में जब जनसंघ विभाजन, आज़ादी के आंदोलन के जो मूल्य धारक थे वे किनारे लगा दिए गए थे, सत्ता कांग्रेस ही आज़ादी के आंदोलन की वारिस बन बैठी थी, तब राजनीति मूल्यों मुद्दों से हटकर सत्ता प्रेरित हो चली थी। ये सब खेल चलता गया था 65 से 80 तक। उसी का चरम था आपातकाल। लेकिन वो सत्ता के खेल के ही वायरस होने के कारण 77 की जनता पार्टी सरकार को भी उसी वायरस ने ग्रस्त किया था। इसलिए मोरारजी ही क्यों प्रधानमंत्री रहे, और भी लोग क्यों नहीं हो सकते, और वो प्रयोग असफल हुआ था। 80 से लेकर 95 का युग भारतीय राजनीति के इतिहास में बाहुबल के प्रभाव का युग कहा जा सकता है। सत्ता बल के परत चढ़ने के बाद बाहुबलियों की बहुतायत सदनों में दिखने लगी। अधिक से अधिक हिस्ट्री शीटर्स लोकसभा या विधानसभा में पहुंचे तो वो यही कालखंड रहा है। 95 से 2010 सत्ता बल के बाद बाहुबल, बाहुबल के बाद धनबल की परत चढ़ी है। इसलिए 2009 में जो लोकसभा बनी, सबसे ज़्यादा करोड़पति इसी लोकसभा में पाए जा रहे हैं। 2/3 करोड़पति विधायक उत्तर प्रदेश में हैं, जिनको 20-20 लाख की लग्जरी गाड़ी खरीदने का न्योता देते समय शर्म आई, लोगों की निंदा आलोचना। इस प्रांगण में रायपुर में इस मंच पर हमारे सामने उपस्थित हुई हैं देश के विभिन्न राज्यों से, बिहार, राजस्थान, तमाम आंदोलनकारी, तमाम बड़े विचारक यहाँ हमारे बीच उपस्थित हुए। हम सबका ये सौभाग्य हुआ कि हम माननीय श्री के एन गोविंदाचार्य जी के विचारों से अवगत हुए। मैं सबसे पहले आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप यहाँ अच्छी संख्या में आए और राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के उद्देश्यों को समझा, माननीय श्री के एन गोविंदाचार्य जी के विचारों को समझा, जाना। आप सभी का धन्यवाद करते हुए मैं अग्रसेन भवन समिति के सभी पदाधिकारियों का भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, जिन्होंने ये स्थान हमें दिया हुआ है। और हमारे संचालक माननीय श्री रमेश जालान जी, जो कि सरसीमा से हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं। और आप सभी को धन्यवाद अर्पित करते हुए राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन की प्रदेश इकाई की ओर से सभी को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।